अगले एपिसोड के लिए 30 लाइक और 10 से 15 कमेंट्स करो वरना अगला एपिसोड अपलोड नहीं होगा। 37 जुनून बन चुकी हो हमरा सनक मत बनो। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सैमपॉक स्टोरी में आपका स्वागत है। आपने मुझे माई पैशनेट माफिया लव में बहुत समर्थन दिया है और अब मैं माई पैशनेट माफिया लव S2 का एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए कृपया सपोर्ट करें। मैं डेली एपिसोड अपलोड करूंगा और इस कहानी को माई पैशनेट लव की तरह पूरा करूंगा। मिनिमम 20 कमेंट्स फॉर नेक्स्ट एपिसोड्स। खामोश, हमने जो पूछा उसका जवाब दीजिए। आखिर कौन है हम? इंसान तो 100% नहीं है, तो आखिर कौन सी दुनिया के मॉन्स्टर हैं हम? बताइए, हमें जवाब दीजिए। हमें आज अपने बारे में सब कुछ जानना है, सब कुछ, हर वो एक लफ्ज़ जो आप हमारे बारे में जानते हैं। रेहान ये शब्द इतनी कड़ी और दहाड़ती हुई आवाज में कह रहा था, जिसे सुनते ही दादा जान का खून सूखता जा रहा था और वह घबराकर अपने कदम पीछे ले रहे थे। तो वही रेहान उनकी तरफ बढ़ रहा था, मानो एक शेर अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा हो। अचानक दादा जान की नज़र रहम के हाथों की तरफ गई और उनकी आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि रेहान के हाथों के नाखून अजीबोगरीब ढंग से बढ़ रहे थे और उसका कर भी हम लोगों के कब से बढ़ता जा रहा था। देखते ही देखते वह छत को छू गया और ये देखते ही दादा जान धड़ाम से बेड पर गिर गए। रेहान का ऐसा रूप देखकर दादाजी डरकर हैरान हो गए थे। या अल्लाह रेहान, ये तुम्हें क्या हो रहा है बेटा? रेहान गुस्से में दादाजी की तरफ बढ़ रहा था। इस वक्त वह अपने होश में ही नहीं था। उसके चेहरे के डार्क एक्सप्रेशन और काले लंबे बाल जो कि हवा में उड़ रहे थे, लंबे लंबे नाखून और नुकीले दांत, वह सचमुच बहुत भयानक लग रहा था। उसने दादाजी को गुस्से से घूरते हुए, लगभग गुर्राते हुए दांत पीसकर उनका गला अपनी बाहों में दबोचना चाहा, जब दादाजी घबराकर जोर से चीखते हैं, रेहान बेटा होश में आओ। और इस जोरदार चीख के साथ ही रेहान एक झटके में अपने होश में आया। वह अचानक ही रुक गया और अपनी आंखें बंद करता है। इसके बाद उसके हाथों की मुठ्ठियां काश गई और कुछ सेकंड बाद आंख खोलने पर उसकी आंखें नॉर्मल नीले कलर में हो चुकी थी। वह नॉर्मल हो चुका था। उसका कद भी पहले की तरह हो गया, लेकिन अब वह घबराकर एक झटके में दादा जान को हैरानी से देख रहा था। जब दादा जान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हैं तो रेहान आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लेता है। तभी दादा जान, यह क्या हो गया था हमें? आप ठीक तो है? हमने आपको कुछ नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब हम खुद एक मॉन्स्टर हैं। हाँ, हम एक मॉन्स्टर हैं। हम शैतान हैं, हम इंसान नहीं हैं, हम सबके लिए खतरा हैं। रेहान परेशान होकर अपने आप को उल्टा सीधा कह रहा था, जब दादा जान उसे सीने से लगाकर रोते हुए हिम्मत देते हुए बोले, नहीं नहीं हमारे बच्चे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है रेहान बेटा, आप बस अपना होश खो चुके थे जो आपको नहीं खोना चाहिए था। तो रेहान दादा जान से अलग होकर उनको सोफे पर बिठाकर उनका हाथ पकड़ के बोलता है, दादा जान हम मॉन्स्टर हैं ना, आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। हम शैतान हैं और आप सबके लिए खतरा है। इसके बावजूद आप हमें बर्दाश्त कर रहे हैं, जबकि आपको तो हमें खत्म कर देना चाहिए। दादा जान प्लीज़ आप हमें मार दीजिए वरना हम खुद को मार लेंगे। हम पागल हो गए हैं, हमें खुद पर कंट्रोल नहीं है। हम नहीं चाहते कि हम कभी गलती से भी आपको नुकसान दे। प्लीज़ दादा जान हमें बताइए हम कौन हैं, वरना हम खुद को। कहते हुए रेहान एक झटके में फ्रूट बास्केट में रखा हुआ चाकू उठा लेता है और जैसे ही अपने कलेजे में भोंकने वाला था, जब दादा जान घबराकर उसका हाथ रोक लेते हैं। रेहान हमारे बच्चे प्लीज़ ऐसा मत करो, आप मॉन्स्टर नहीं है। अरे आप हमारी जान है, अगर आपको कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? प्लीज़ बेटा ये ख्याल छोड़ दो, छोड़ दीजिए। हमारे दादा जान, हमें जीने का कोई हक नहीं है। आज हमने आप पर हमला करने की कोशिश की है, कल को हम इस पूरी फैमिली को ख़त्म कर देंगे। जिन्हें बचाए रखने के लिए आज तक हम अपनी असलियत को छुपा रहे थे, जबकि हम खुद अपनी असलियत नहीं जानते। आपको पता भी है हम कितने खतरनाक हैं, और यह सब होता है हमारे गुस्से के कारण। दादा जान हमें अपनी अस्तित्व की सच्चाई जाननी है। हम कौन है, ये कैसी पावर है हमारे पास जो हमें आउट ऑफ कंट्रोल कर देती है? हमें सब जानना है। आज तक आपने अपनी कसम देकर हमें रोक रखा था, लेकिन आज नहीं दादा जान। अगर आज आपने सच नहीं बताया तो हम सचमुच खुद को खत्म कर लेंगे। तभी दादा जान उसकी धमकी सुनकर घबरा गए और उन्होंने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा,
ठीक है हमारे बच्चे, हम तुम्हें सब कुछ सच सच बताएंगे, लेकिन प्लीज ये चाकू रख दो प्लीज रेहान। और दादा जान की रिक्वेस्ट को सुनकर रेहान ने वह चाकू रख दिया, जिसके बाद दादा जान नहीं घबराते हुए बताया, बेटा सच तो यह है कि हम आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। आप एक अब नॉर्मल इंसान है या फिर इंसान ही नहीं है, ये बात खुद हमें कुछ सालों पहले पता चली थी। जब आप 9 साल के थे हमने अपने इकलौते बेटे को खो दिया था। हम उसे बहुत प्यार करते थे और उनके जाने के बाद आप ही हमारे जिगर के टुकड़े थे। अपनी अम्मी जान और अब्बा जान के जाने के बाद आप हमारे साथ ही सोया करते थे और एक दिन अमावस की रात हमने आपको हवा में उड़ते हुए देखा। सच कहते हैं हम उसे दिन बहुत डर गए थे। हम घबराकर आपको दरगाह ले गए, वहां आपकी नज़र उतारी, लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर बदलाव जारी रहे। आप कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे, हवा में उड़ाते थे, लोगों को सिर्फ अपनी नज़र भर से घायल कर देते थे। स्कूल में भी हम बच्चों के साथ रहना मुश्किल हो चुका था आपका, और ऐसे में हमने आपको स्कूल से छुड़वाकर घर पर ही एजुकेशन देने का फैसला लिया। इसके अलावा हमने आपके बारे में जानने की कोशिश की और हमें कुछ काली शक्तियों के बारे में पता चला, हमें कपाल के बारे में पता चला। हमने जब कपाल से आपके बारे में जिक्र किया उसने भी हमें खुलकर कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि वक्त आने पर सब कुछ सामने आ जाएगा और सबसे हम आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा आप हमारे इकलौते बच्चे हैं, हम नहीं चाहते कि अपनी अस्तित्व की खोज में आप खुद को नुकसान पहुंचा ले, इसलिए हमने आपको अपनी कसम दी थी। हम किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहते बेटा, बस हम इतना ही जानते हैं। कहते हुए दादा जान की आंखों से आंसू बहने लगे थे और उनकी बात को सुनकर रेहान हैरान होते हुए बोला, अगर आपको हमारे बारे में नहीं मालूम तो कौन जानता है हमारे बारे में? कौन दे सकता है हमारे सवालों के जवाब? बताइए दादा जान। कपाल एक वही है जो कुछ बता सकता है, उसे काली शक्तियों के बारे में कई राज मालूम है, लेकिन उसके पास पहुंचना इतना आसान नहीं है क्योंकि वह खुद एक काली शक्ति है और अपने मतलब के बिना वह कभी कुछ नहीं करता। ना जान आपकी सच्चाई बताने के एवज में वह आपसे क्या मांग ले, इसीलिए प्लीज हमारे मन तो आप उसके पास ना ही जाए तो बेहतर होगा। नहीं दादा जान, हमें उसके पास जाना होगा क्योंकि अब हमें अपनी सच्चाई जाननी है किसी भी कीमत पर। वो हमें कहाँ मिलेगा? ये सुनकर दादा जान बहुत घबराने लगे थे और उनकी आंखों में घबराहट देख रेहान प्यार से उन्हें अपने गले से लगाते हुए बोला, फिक्र ना करें दादा जान, आपके रेहान को कुछ नहीं होगा। हम इतने भी कमजोर नहीं कि किसी के हाथों का खिलौना बन जाए। आप बस हमें वहाँ का एड्रेस दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। कहते हुए रेहान की आवाज में एक डिटर्मिनेशन थी जिसे समझने के बाद दादा जान एक गहरी सांस लेते हुए बोले, यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर उत्तर में एक जादू काली पहाड़ी है और उसे पहाड़ी के बीचों बीच एक जादुई घना जंगल, जो दिन की उजाले में तो नजर नहीं लेकिन रात के अंधेरे के बीच वहाँ की काली शक्तियों एक्टिव हो जाती है। वहाँ सारे खूंखार जंगली जानवरों का बसेरा है। वहाँ किसी भी आम इंसान का जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप जा सकते हैं। वहाँ एक गुफा है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और गहरी है, उसी जगह कपाल मिलता है। बेटा वो रास्ता बहुत खतरनाक है, आराम से जाना। तभी रेहान चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए बहुत ही कोल्ड और खतरनाक आवाज में बोला, खतरों से खेलने का शौक तो हमें बचपन से ही है दादा जान, और यह खतरा तो हमें हमारी पहचान तक ले जाएगा। और अफसोस की बात है इस बार यह खतरा हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे दुश्मनों के लिए होगा। अब हम अपनी सच्चाई जानकारी वापस लौटेंगे। रुकावट अगर आप ना हो तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती। हम मिनटों में बड़ी बड़ी ताकतों को मिट्टी में मिला सकते हैं। हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। कहकर रेहान तेजी से वहां से निकल गया और उसके जाते ही दादा जान बहुत परेशान थे। या खुद हमारे बच्चे को सुरक्षित रखना। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट टाइम। इन बातों को याद करते हुए रेहान मलिक अपने ऑफिस के कांच के विंडो के सामने खड़े होकर सड़क पर दौड़ रही तेजी से गाड़ियों और चींटियां जैसे लोगों को देखते हुए बोला, कुछ चीजें हमारी आंखों के सामने तो होती है पर हम चाह कर भी उन्हें छू नहीं पाते लिटिल रैबिट। कहते हुए रेहान एक गहरी सांस लेता है और अपने काम में लग गया। देखते ही देखते रात के लगभग 10 बज चुके थे। रेहान ऑफिस से निकलकर घर की तरफ चला गया।
दरअसल उसका काम अभी भी पेंडिंग पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद वो ऑफिस से निकला था। उसके दिल में एक बेचैनी थी और वो बेचैनी सिर्फ एक चेहरे को देखकर ही खत्म होने वाली थी। रेहान घर की तरफ जा ही रहा था जब रास्ते में रेड लाइट पर उसे कुछ लेडीज नजर आई जो अपनी चूड़ियों की दुकान को समेट रही थी। उस दुकान पर बहुत ही खूबसूरत कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां थीं, जिन्हें देखते ही रेहान को चाहत की याद आ जाती है। फ्लैशबैक 5 साल पहले। रेहान और चाहत की शादी की 1 महीने बाद चाहत हमेशा की तरह गार्डन में अपने फूलों को पानी दे रही थी और रेहान उससे थोड़ी ही दूरी पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। हालांकि न्यूज़पेपर पढ़ते हुए भी उसका ध्यान चाहत की तरफ था, क्योंकि वह अपने पिंक गुलाबों को बहुत प्यार से सहला रही थी और मुस्कुरा रही थी। ऐसा करते हुए वह बहुत ही ज्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल लग रही थी, जिसके कारण लाख कोशिश करने के बाद भी रेहान अपनी नज़र उस पर से हटा ही नहीं पा रहा था कि तभी में गेट के बाहर से उसके कानों में किसी के कुछ पुकारने की आवाज गई। चूड़ी ले लो चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, सुहाग की चूड़ियां। और यह सुनते ही चाहत का चेहरा खिल उठा। वह जल्दी से पानी का बकेट साइड में रखकर नाज बेगम की तरफ दौड़ी। खाला जान, कहाँ हैं आप? प्लीज जल्दी चलिए हमारे साथ। चाहत के अचानक ऐसे पुकारने पर नाज बेगम, जो कि किचन में थी, घबराकर जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ी। अरे क्या हुआ चाहत बेटा, आप इस तरह चिल्ला क्यों रही हैं? सब ठीक तो है? हाँ खाला, सब ठीक है। प्लीज आप जल्दी चलिए ना हमारे साथ, वह बाहर। प्लीज जल्दी चलिए। चाहत नाज बेगम का हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए बाहर ले आई तो वही नाज बेगम का दिल घबरा रहा था, ना जाने इस लड़की को क्या हो गया। लेकिन अगले ही पल वो उन्हें दरवाजे के बाहर लाए और चूड़ी वाले की तरफ इशारा करते हुए बोली, उद्धरण चिन्ह डॉट, चूड़ी वाला आया है, हमें भी चूड़ियां चाहिए, प्लीज हमें दिला दीजिए ना। कहकर उसने पप्पी सा फेस बना लिया और उसकी इस हरकत पर नाज बेगम उसे देखते ही रह गई। वो हल्के गुस्से से चाहत के कान पकड़ उसे खींचते हुए बोली, बदमाश, इतनी सी बात के लिए हमें डरा कर रख दिया। चूड़ियां चाहिए थी तो आराम से कहती ना। हाँ आराम से ही तो कह रहे हैं, प्लीज खाला चूड़ियां दिला दो ना। अच्छा बाबा ठीक है, पसंद कर लो अपने लिए चूड़ियां। इतना कहकर नाज बेगम ने गार्ड को चूड़ी वाले को बुलाने के लिए इशारा किया और अब थोड़ी ही देर में चूड़ी वाला अपनी चूड़ी के सामान के साथ उनके सामने बैठा हुआ था और चाहत खुश होकर एक से बढ़कर एक चूड़ियां अपने हाथ में लगा कर देख रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान देख रेहान भी न्यूज़पेपर की आड़ से बस उसे ही तक रहा था। ये लड़की छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाती है। अचानक चाहत ने एक ब्लैक कलर की चूड़ी निकाली और खुश होते हुए कहा, खाला जान, हमें ये चूड़ियां चाहिए। तभी नाज बेगम उसे रोकते हुए बोली, चाहत बेटा, यह नहीं, कोई दूसरा कलर ले लो। अब आपकी शादी हो गई है ना, तो आप ग्रीन रेड कोई भी कलर चूज कर लो, पर ब्लैक नहीं। ये सुन चाहत उन्हें मासूमियत से देखने लगी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, हम ये रेड चूड़ियां लेंगे, यह अच्छी है ना खाला? हाँ मेरी बच्ची बहुत अच्छी है। नाज बेगम उन चूड़ियों के पैसे देने लगी तो वही चाहत खुश होकर अपने हाथ में वह चूड़ियां पहन मटकते हुए रेहान के सामने आई। सुपहीरो, हमारी चूड़ियां देखिए, अच्छी है ना? इतना कहकर वह अपने दोनों हाथों को चेहरे के सामने लाकर चूड़ियां छनकाने लगी और रेहान अपना दिल थामे बस उस खूबसूरत और चंचल लड़की को देखता ही रहा। तभी हॉर्न की आवाज से रेहान अपने सेंस में आता है और एक बार फिर अपनी नीली आंखों पर ब्लैक गॉगल संभालते हुए सामने की तरफ देखने लगा। थोड़ी ही देर में वह घर आ चुका था। इस वक्त रात के लगभग 11 बज चुके थे। घर के लगभग सभी लोग सो गए, सर्वेंट भी अपने सर्वेंट क्वार्टर में जा चुके थे। अब रेहान धीमे कदमों से अपने कमरे की तरफ जाने लगा जब उसके कदम खुद ब खुद चाहत के कमरे की तरफ घूम गए और अचानक ही हल्की सी आहट के साथ वह कमरे का दरवाजा खुल गया। रेहान जैसे ही अंदर आया उसके दिल में एक अजीब से जज्बात उमड़ पड़े, क्योंकि उसकी 18 साल की मासूम बीबी रोते रोते ही बेड पर अस्त व्यस्त हालत में सो चुकी थी और उसे इस तरह देखकर रेहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह धीरे से आगे बढ़कर चाहत को अपनी बाहों में संभाल बेड पर सीधे सुलाता है और प्यार से उसके माथे को सहलाते हुए बोला, तुम बहुत जिद्दी हो लिटिल रैबिट, इतनी जिद ना करो, क्योंकि अगर हम जिद पर उतर आए तो ये दुनिया मुसीबत में पड़ जाएगी।
शैतानों के करीब नहीं आया जाता, बच्चे दूरियां बनाई जाती हैं। उनसे मोहब्बत नहीं नफरत की जाती है। जुनून बन चुकी हो तुम हमारा, सनक मत बनो, बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अभी भी वक्त है, रोक लो खुद को, वरना हम कब तक रोक पाएंगे नहीं जानते। इतना कहकर वह धीरे से उसके होठों पर लाइट किस करता है और उसकी खुशबू को अपनी सांसों में उतारने लगा। वह एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था। चाहत के बदन से आ रही भीनी भीनी खुशबू उसे पागल कर रही थी, जिसका एहसास होते ही वह जल्दी से अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ भागा। योर ब्यूटी इज माई डेस्टिनी। सिया 21वीं सदी की मेकअप आर्टिस्ट और कॉस्मेटिक सर्जन जो टाइम ट्रैवल करके 16वीं सदी में चली गई, और उसकी मुलाकात हुई एक घमंडी और गुस्सैल राजकुमार से। कैसे पता करे कि सी आपने टाइम ट्रैवल का रहस्य और कैसे वापस आएगी अपने समय में। माय ऑब्सेस्ड माफिया। क्या हो अगर आप अनजाने में बचा ले किसी माफिया की जान पर बन जाए। उसका जुनून कुछ ऐसे ही कहानी है खुशी की, जिसने 3 साल पहले बचाई है एक माफिया की जान और अब बन चुकी है उसका जुनून, जिसे पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। और खुशी की जा चुकी है याददाश्त, वह तो उस घटना को भूल ही चुकी है। कैसे होगी यह प्रेम कहानी पूरी, जब खुशी पहुंचेगी उस माफिया के ऑफिस में उसकी सेक्रेटरी बनकर। 38 लाल चूड़ियां और जलन। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सैमपॉक स्टोरी में आपका स्वागत है। आपने मुझे माई पैशनेट माफिया लव में बहुत समर्थन दिया है और अब मैं माई पैशनेट माफिया लव S2 का एपिसोड अपलोड कर रहा हूं, इसलिए कृपया सपोर्ट करें। मैं डेली एपिसोड अपलोड करूंगा और इस कहानी को माई पैशनेट लव की तरह पूरा करूंगा। मिनिमम 20 कमेंट्स फॉर नेक्स्ट एपिसोड्स। तुम बहुत जिद्दी हो लिटिल रैबिट, इतनी जिद ना करो, क्योंकि अगर हम जिद पर उतर आए तो ये दुनिया मुसीबत में पड़ जाएगी। शैतानों के करीब नहीं आया जाता, बच्चे दूरियां बनाई जाती हैं। उनसे मोहब्बत नहीं नफरत की जाती है। जुनून बन चुकी हो तुम हमारा, सनक मत बनो, बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अभी भी वक्त है, रोक लो खुद को, वरना हम कब तक रोक पाएंगे नहीं जानते। इतना कहकर वह धीरे से उसके होठों पर लाइट किस करता है और उसकी खुशबू को अपनी सांसों में उतारने लगा। वह एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था। चाहत के बदन से आ रही भीनी भीनी खुशबू उसे पागल कर रही थी, जिसका एहसास होते ही वह जल्दी से अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ भागा। अगली सुबह चाहत अपने कमरे में ब्लैंकेट ओढ़कर सो रही थी। बालकनी से आ रही मीठी मीठी धूप की किरण जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, चाहत कसम साते हुए अपनी आंखें खोलती है। जैसे ही उसकी नज़र क्लॉक पर जाती है, वो झट से उठ जाती है। या अल्लाह, आज हम लेट हो गए, जल्दी उठ। चाहत ऑलरेडी लेट हो चुकी हो, खाला जान किचन में अकेले परेशान हो रही होगी, कहकर चाहत जल्दी से उठकर बाथरूम की तरफ दौड़ी। थोड़ी ही देर में वह फ्रेश हो चुकी थी। चाहत जैसे ही फ्रेश होकर बाथरूम से आती है, आईने के सामने खड़े होकर वह अपने गीले बालों को टॉवल ड्राई कर रही थी, जब अचानक ही उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई खूबसूरत लाल चूड़ियों पर गई और उसे देखते ही उसकी आंखें खिल गई। अरे वाह, कांच की चूड़ियां, वह भी लाल रंग की, यह तो बहुत खूबसूरत है। चाहत के झटके में वह चूड़ियां अपने हाथों में ले लेती है और हैरान होते हुए बोली, लेकिन ये यहाँ लाया कौन? हम्मम, और कौन होगा? हमारी प्यारी नाज खाला वही लाई होंगी, इसे उन्हें मालूम है ना कि हमें चूड़ियां कितनी पसंद है। अब तो हम इसे जरूर पहनेंगे, कहकर वह मुस्कुराते हुए जल्दी से अपने वार्डरोब कलेक्शन की तरफ दौड़ी और उसमें से लाल रंग की ड्रेस सेलेक्ट करने लगी। तभी उसकी नज़र लाल रंग के सूट सलवार पर गई और वह खुश होकर इस सूट सलवार को पहनती है। हाँ, यह अच्छा है, इसके साथ मैच करेगा। थोड़ी ही देर में चाहत रेडी हो चुकी थी लाल सूट सलवार और गोल्डन दुपट्टे के साथ। उसने अपने हाथों में लाल लाल चूड़ियां पहनी हुई थी, जो कांच की होने के कारण उसकी कलाइयों में खनक रही थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, होठों पर सिर्फ लिप बाम, जो उसके नेचुरल गुलाबी होठों पर लगता ही साइन करने लगे। आंखों में गहरा काजल और खूबसूरत काले बालों की लंबी चोटी। चाहत नेचुरल इतनी खूबसूरत थी कि उसे मेकअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वह एक बार खुद आईने में खुद को निहार कर रेडी होकर जल्दी नीचे चली गई। उसके पैरों में पहनी हुई चांदी की पायल जो उसके हर एक कदम के साथ ही छन छन कर रही थी, और हाथों में खनक रही कांच की चूड़ियां जो वह खुद को ही देखते हुए इथलाकर चल रही थी,
उसके चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। वह जैसे ही किचन में आई तो देखा विहान नाज बेगम को इरिटेट कर रहा था। अम्मी जान हमें पकोड़े खाने हैं, प्लीज बना दीजिए ना। विहान तुम्हें पकोड़े खाने हैं, वो भी सुबह सुबह? बेटा इस समय तो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, हम आपको दोपहर में बनाकर खिला देंगे। अभी सब डाइनिंग टेबल पर हमारा इंतजार कर रहे हैं, आप भी बाहर चलिए। नहीं अम्मी जान, हमें अभी खाने हैं, और वैसे भी किसी किताब में लिखा है कि सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर पकौड़े नहीं खा सकते। ये तो माँ की बात है ना, और हमारा मन अभी खाने का कर रहा है। प्लीज अम्मी जान बना दो ना। विहान आप इतने बड़े हो गए हैं फिर भी बच्चों की तरह जिद करते हैं। अच्छा ठीक है, हम बना देते हैं, पहले ये ब्रेकफास्ट बाहर टेबल पर रख कर आते हैं, उसके बाद। ठीक है अम्मी जान, आप कितनी अच्छी हैं, कहकर विहान अपनी माँ के गाल पर किस करके वहां से भाग गया। और उसकी इस हरकत पर नाज बेगम के चेहरे पर मुस्कान आ गई कि तभी यह नज़ारा देखकर चाहत आगे आते हुए बोली, आई एम सॉरी खाला जान, हम थोड़ा लेट हो गए, आप चिंता मत कीजिए, आप ये काम देख लीजिए, विहान भाई जान के लिए पकौड़े हम बना देते हैं। थैंक यू चाहत बेटा, कहकर नाज बेगम अपने काम में लग गई और चाहत पकोड़े बनाने में। वही निंग टेबल पर रेहान की नज़रें चाहत का ही वेट कर रही थी। तभी चाहत हाथ में पकोड़े की प्लेट लिए आती है। लीजिए रेहान भाई जान आपके पकोड़े। तो रेहान की नज़र चाहत पर टिक जाती है और वो उसे अपनी हैरान नज़रों से बस देखता ही रह गया। इस वक्त वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जिसकी आड़ से उसकी नज़र चाहत पर टिकी हुई थी। चाहत आज इतनी खूबसूरत लग रही थी कि रेहान अपनी पलक झपकना भी भूल गया था। चाहत के गालों पर लटक रही बालों की दो लंटें जो उसके गालों को चूम रही थी, और होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान जो किसी का भी दिल लूट ले। चाहत को इस तरह देख मानो उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो। रेहान उसे अभी देखा ही रहा था जब उसकी नज़र चाहत के हाथों पर पड़ती है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक ही बदल गए और उसकी नीली आंखें गुस्से से सर्द हो गई। उसने दिल ही दिल में दांत पीसते हुए खुद से कहा, इस लड़की ने हमारी लाई हुई चूड़ियां नहीं पहनी। हाउ डरे शी इज। रेहान गुस्से से न्यूज़पेपर क्रश कर अपने डाइनिंग टेबल से उठने ही वाला था जब पीछे से नाज बेगम आते हुए चाहत को पुकारते हुए बोली, अरे चाहत बेटा, क्या ये चूड़ियां आपकी है? अंदर किचन स्लैब पर हमें मिली। तभी चाहत मुस्कुराते हुए, हाँ खाला जान, दीजिए हम पहन लेते हैं, वो पकोड़े बनाते वक्त हमने उतार दी थी। वैसे खाला थैंक यू इतनी प्यारी चूड़ियां देने के लिए, हमें इसका रंग बहुत अच्छा लगा और डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत है। तभी नाज बेगम हैरानी से, हमने दी? नहीं तो बेटा, ये चूड़ियां हमने आपको नहीं दी। हाँ शायद विहान ने दी हो। तो विहान भी जल्दी जल्दी चाय के साथ पकौड़े का मजा लेते हुए बोला, नहीं अम्मी जान, हमने नहीं दी। और यह सुनकर चाहत कंफ्यूज होते हुए खुद से बोली, आप लोगों ने नहीं दी, लेकिन ये तो हमारे रूम में रखी हुई थी तो हमें लगा। तो चाहत टेढ़ी नज़र से रेहान को देखती है जो चुपचाप बिना एक्सप्रेशन अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी रहा था और न्यूज़पेपर में सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अपनी आंखें गड़ाए हुए था, जिसे देखकर चाहत दिल ही दिल में, नहीं नहीं, हम भी क्या सोच रहे हैं, ये क्यों लाएंगे हमारे लिए। और तभी हमारी मासूम ढक्कन मरियम जो डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं रेहान की प्लेट में से पकोड़े उठा कर खा रही थी और रेहान उसे अपने पकोड़े बचाने की कोशिश कर रहा था। मुंह में ढेर सारे पकोड़े भरते हुए बड़ी मुश्किल से बोली, खाला जान, हमने सीरियल में देखा है, उसमें जो चुड़ैल होती है ना, वह लड़की को चूड़ियों से ही अपने वश में करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चाहत को भी अपने वश में करने के लिए किसी चुड़ैल ने वहां रख दी हो। और मरियम की बात को सुनकर चाहत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। छू चुड़ैल, वह भी चूड़ियों से? बिल्कुल। ओह विहान भाई जान, थोड़े और पकोड़े दो ना, अकेले खा खा कर मोटे हो जाओगे। अच्छा, और तू तो फट जाएगी, मरियम की बच्ची जब देखो तब खाती रहती है, अब हम तुझे कुछ नहीं देंगे। इतना कहकर ध्यान जल्दी से अपने पकोड़े की प्लेट लेकर अपने कमरे की तरफ भागा और मरियम भी मुंह बनाकर उसे देखते रह गई। अब वह अकेला खाने पर अपना कंसंट्रेट करती है। खड़ूस भाई जान, देखना आपका पेट खराब हो जाएगा। हाँ
मरियम ने तो अपनी बात कह दी थी, लेकिन हमारी चाहत उसकी बात सुनकर घबरा गई और जल्दी से अपने हाथों से चूड़ियां निकालकर बोली, या खुद हमें चुड़ैल से बहुत डर लगता है। वैसे मरियम, तुमने ये कौन से सीरियल में देखा? शौहर बना डायन, तुम्हें मालूम है चाहत उस सीरियल में ना मासूम सी लड़की का पति पूरा डेविल होता है। दुनिया के सामने तो शरीफ बनता है, लेकिन पीछे से अपनी बीवी को। और मरियम ने यह बात कहा ही था जब कॉफी का सिप ले रहा रेहान बेचारे को अचानक ही खांसी आ गई और वो उन बेवकूफ लड़कियों की बात सुन गुस्से से दांत पीसते हुए एक झटके में उठकर खड़ा हुआ। व्हाट रबिश, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, ऐसा कुछ नहीं होता। पूरा का पूरा खानदान पागल हुआ पड़ा है यहाँ। लगता है ये खान विला नहीं बल्कि पागल विला है। रेहान की गुस्से भरी आवाज को सुन जहां चाहत और नाज बेगम के साथ साथ बुआ जान और जिया भी घबरा गए, वहीं मरियम उसे अपनी टिमटिमाती हेजल ग्रीन आंखों से देखते हुए एक बड़ा केला मुंह में ठूसते हुए बोली, अरे हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ऐसा होता है। अगर आपको यकीन ना हो तो हम भी आपको वह सीरियल। शट अप, जस्ट शट अप पप्पू भाई जी की रेहान सर, कहकर घर के सर्वेंट पप्पू भाई घबराकर दौड़े हुए रेहान के सामने आए। जब रेहान गुस्से से मरियम और चाहत को घूरते हुए दांत पीसकर चिल्लाकर बोला, आज ही इस घर के सारे केबल कनेक्शन कटवा दो वरना हम तुम्हें काट कर रख देंगे, समझे? इतना कहकर रेहान गुस्से से न्यूज़पेपर मरियम के सामने ही पटक कर पैर पटकते हुए वहां से चला गया और मरियम उसकी इस हरकत पर थोड़ा उछल गई। हमने क्या किया, हमने तो सच ही कहा था, कहकर मरियम मासूमियत से नाज बेगम की तरफ देखने लगी। जब नाज बेगम उसके सर पर टपली मारते हुए बोली, मरियम आपसे हमने कितनी बार कहा है बेटा, आप अपना मुंह से खाने के काम लिया करो। रेहान के सामने कुछ मत बोलना, पर आप मानती ही नहीं। और चाहत बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कहने वाली बात है। ये चूड़ियाँ बहुत अच्छी है, हो सकता है हम ही लेकर आए हो और हम भूल गए हो। आप इसे पहन लीजिए, यह आपके हाथों में बहुत अच्छी लग रही है। नाज बेगम के प्यार से कहने पर चाहत चुपचाप वह चूड़ियां पहन लेती है, तो वही कमरे में जाकर रेहान गुस्से से एक फ्लावर वास लेकर फ्लो पर पटकते हुए चिल्लाकर बोला, लिटिल रैबिट, तुमने हमारा गिफ्ट पैक दिया, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इतना कहकर वह अपना सर पकड़कर अचानक ही सोफे पर बैठ गया। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आंखें बंद की कि तभी उसकी बंद आंखों के सामने चाहत का वह खूबसूरत फिगर और लाल सूट में उसका मासूम चेहरा नजर आने लगा। जब वह हाथों में लाल चूड़ियां पहने मुस्कुराकर वह चूड़ियां सबको दिखा रही थी और तभी बैकग्राउंड में एक गाना बजने लगा, मैं आ लिखूं तू आ जाए, मैं बैठ लिखूं तू आ बैठे, मेरे शाने पर सर रखे तू, मैं नींद कहूं तू सो जाए। रेहान ने एक झटके में अपनी आंखें खोली और तुरंत ऑफिस के लिए निकल गया। इस दौरान अभी भी उसके ख्यालों में सिर्फ चाहत चल रही थी। चला एक ऐसी नज़्म कहूँ जो लफ्ज़ कहूँ वो हो जाए, मैं दिल लिखूँ तू दिल थामे, मैं गुम लिखूँ वो खो जाए, मैं आ भरूँ तू हाय करे, बेचैन लिखूँ बेचैन हो तू, फिर बेचैनी का बेखातून तुझे चैन जरा सा हो जाए। अभी एन लिखूं तू सोचे मुझे, फिर शीन लिखूं तेरी नींद उड़े, जब काफ लिखूं तुझे कुछ कुछ हो। शाम का वक्त चाहत और मरियम गार्डन में बैठे हुए थे और हमारी मरियम अपना फेवरेट काम बिस्किट खा रही थी। चाहत की तरफ देखते हुए बोली, क्या यार चाहत, चुपचाप बैठे, ये ले बिस्किट खा और एंजॉय कर, ज्यादा सोच नहीं, तेरे सुपर हीरो तुझे डिवोर्स नहीं देंगे, मैंने देखा है सीरियल में, वो हीरो है ना। तभी चाहत मुंह बनाते हुए, मरियम यार तू बस खाने पर कंसंट्रेट कर प्लीज, मेरा दिमाग मत खा, वैसे ही हमें दुनिया भर की टेंशन हुई पड़ी है। हाँ तो तुम क्या चाहती हो, हम भी तुम्हारी तरह फालतू की टेंशन ले, बिल्कुल। टेंशन लेकर पेट थोड़े ना भरता है, वह तो खाने से भरता है। और हाँ अच्छा ही है कि हम टेंशन नहीं ले रहे, वरना तुझे तो पता है टेंशन लेने से हमें और भूख लगती है। ओह हमारे तो बिस्कुट ही खत्म हो गए। चाहत तू यही हमारा इंतजार कर, हम अंदर से चॉकलेट लेकर आते हैं, ओके। इतना कहकर मरियम वहां से भाग गई और चाहत के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। ये और इसका खाना लगता है पिछले जन्म में गिलहरी थी। हम चल बेटा, चाहत कुछ काम कर ले वरना वह आएगी तो फिर से मैं तेरा दिमाग चाटेगी, कहकर चाहत वहां से उठकर गार्डन के बैकयार्ड की तरफ चली गई।
वह अपने ख्यालों में खोए हुए आगे बढ़ ही रही थी, वही विहान प्लांट्स को पानी दे रहा था। जैसे ही उसकी नज़र चाहत पर पड़ती है, उसके फेस पर नॉटी स्माइल आ जाती है। अच्छा, हमारी चुलबुली चूहिया सीरियस है, रुको अभी मजा चखाते हैं इसे। इतना कहकर वह शरारत से पाइप के जरिए चाहत के ऊपर पानी डालने लगा, जिसके बाद जहां तुरंत अपने होश में आई और खुद को बचाने की कोशिश करते हुए, अरे अरे ये पानी कहाँ से आया? तो वो पलटकर देखती है तो विहान हाथ में पानी की नली लिए हुए हंस रहा था। भाईजान, ये आप क्या कर रहे हैं? हम भीग जाएंगे, प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। हाँ हाँ, भीगाने के लिए ही तो पानी डाल रहे हैं चूहिया। याद है पिछली बार हम अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहे थे और तुमने पीछे से हमारे ऊपर सब्जियों का धोया हुआ पानी डाल दिया था, और अम्मी जान से हमारी शिकायत भी की थी, तुम्हारी वजह से हम जा नहीं पाए थे, उसी का बदला ले रहे हैं। अब लो भिगो तुम भी, ये सड़ा हुआ सा कद्दू जैसा मुंह लेके। हा 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 हा। तभी चाहत गुस्से में, क्या कहा आपने, हम और कद्दू जैसे चेहरे वाली? रुकिए हम अभी आपको बताते हैं। इतना कहकर चाहत गुस्से से गार्डन से गीली मिट्टी अपने हाथों में उठा लेती है और विहान के ऊपर फेंकने लगी, तो विहान भी खुद को बचाने की कोशिश करते हुए, नहीं नहीं हमसे गलती हो गई, तू कद्दू नहीं बल्कि छोटी चूहिया है, छोटी चूहिया। हाँ हाँ, छोटी चूहिया, छोटी चूहिया। विहान भाई जान खबरदार, आपने हमें चूहिया कहा, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हाँ हाँ, पहले पकड़ कर तो दिखा। कहकर विहान वहां से तेजी से भागा और चाहत भी गुस्से में हाथ में कीचड़ लिए उसके पीछे भाग रही थी। देखते ही देखते दोनों चूहा बिल्ली की तरह लड़ते हुए मस्ती कर रहे थे, कभी एक दूसरे के ऊपर पानी तो कभी कीचड़ फेंक रहे थे। वो दोनों मस्ती करते करते स्विमिंग पूल के पास तक पहुंच गए थे। तभी विहान की नज़र चाहत पर गई और वह उसे रोकते हुए बोला, अरे ओ चूहिया, संभाल कर, पीछे स्विमिंग पूल। और इससे पहले वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता चाहत उससे बचने के लिए पीछे की तरफ अपने कदम लेती है, उसका बैलेंस बिगड़ गया, वह एक झटके में स्विमिंग पूल में गिर गई। छपाक, और विहान की आंख बंद हो गई। विहान भाई जान, बचाओ बचाओ, हमें बचाओ। अरे बाप रे, ये तो पल में गिर गई, अम्मी जान को पता चला तो वह हमारी जान ले लेगी। ये चूहिया भी ना हर वक्त हमें मुसीबत में फंसा देती है। अब हम क्या करें? विहान परेशान था और चाहत घबराकर पानी में हाथ पैर मार रही थी, और अचानक ही, तो दोस्तों, क्या चाहत बचा पाएगी खुद को? तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठी है, जिसका था आप लोगों को इंतजार, वह घड़ी आएगी आएगी और जरूर आएगी, बस नेक्स्ट चैप्टर का वेट कीजिए, मिलेगा लॉट्स ऑफ रोमांस। https skeptical smiley face pocketnovel.onalink.me/ciso/otv8op लव CONTRECT विद यू। एशिया का नंबर 1 न्यूरोलॉजिस्ट और हॉट सर्जन अर्जुन बजाज, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं, बहुत ही ज्यादा हैंडसम और एरोगेंट, मेडिकल की दुनिया में जिसकी तूती बोलती है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, वैसे ही अर्जुन में भी है एक समय उसकी एक अजीब बीमारी, जिसका इलाज लाख कोशिश करने के बाद भी उसे नहीं मिला। लेकिन उसकी दुनिया तब बदल जाती है जब उसकी मुलाकात होती है 19 साल की महक से, और वो कर लेता है उसे जबरदस्ती शादी। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके लिए अर्जुन ने कर ली है महक से शादी, और ऐसी क्या बीमारी है अर्जुन को जिसका इलाज है सिर्फ महक?